हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो शुरू करेंगे। और ये जो चैप्टर है ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम इस चैप्टर को और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे एक स्टोरी चलती है। केमिस्ट्री का चैप्टर हम बिल्कुल एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है, हमें पता है अच्छे से, एनीथिंग अराउंड अस व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास, और कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो ये कहानी शुरू होती है डाल्टन से। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, एक्चुअली वो एक स्कूल टीचर थे। उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या कहते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा, अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। इस थ्योरी के कुछ क्या थे, पोस्टुलेट्स थे। पहला, डाल्टन ने यह बताया कि जो भी मैटर है, मतलब किसी भी मैटर को अगर हम क्या करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, तोड़ते जाएं, बिल्कुल इतना तोड़ दें कि एक छोटा सा पार्टिकल बन जाए, उस पार्टिकल को भी अगर हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा बिल्कुल छोटा एक पार्टिकल बन जाएगा जिसको हम एटम कहते हैं, और वो अब और डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब एटम जो है वो मैटर की स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल फॉर्म है। एटम ही सबसे छोटा है, एटम से छोटा कुछ भी नहीं है। डाल्टन ने ये बात बोली। इसके अलावा और भी उसने कुछ पॉइंट्स बताए। पहले तो उसने यही बात बताई, एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। दूसरी बात उसने बताई, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो उनका मास, साइज, शेप, प्रॉपर्टी सब आपस में क्या होंगी, सेम। एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखते हैं, मींस अगर हम बात करें, जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट के अंदर जो सारे एटम्स होंगे वो सोडियम के ही होंगे, है ना। अब ये सारे जो एटम्स हैं इस एलिमेंट के अंदर, उनका साइज, मास, शेप, वो सब कुछ क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, क्योंकि सब एक ही हैं। इसी तरह से कार्बन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कार्बन के अंदर जो एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होंगे सारे वो भी कार्बन के होंगे, और इनका भी आपस में शेप, साइज वगैरह सब सेम होगा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट ये बताया कि एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है, सोडियम का एटम है, कार्बन का एटम है, इनके मास भी अलग होगा, इनका एटॉमिक नंबर भी अलग होगा, इनकी शेप भी अलग होगी, साइज भी अलग होगा, इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। तो ये डाल्टन ने क्या करा, कुछ पोस्टुलेट्स दिए जिनको हम बोलते हैं, और इसको हम बोल देंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सब बड़े खुश थे कि डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी है, और ये जो थ्योरी है बहुत समय तक ऐसे ही रही, लोगों ने इसे सही माना। लेकिन एक टाइम आया जब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था इन साइंटिस्ट का? जे थॉमसन। इन्होंने अपना एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या कहेंगे इसको? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये जे थॉमसन ने किया। अब क्या था इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, डिटेल में इसको हम समझते हैं। ठीक, एक कांच की ट्यूब होती है जो दोनों तरफ से सील्ड होती है, यानी डिस्चार्ज ट्यूब इज ए ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड एट बोथ एंड्स, जो दोनों तरफ से सील्ड होती है। उन्होंने क्या करा, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया, दो मेटल प्लेट्स लगी हुई थी। ठीक, ये एक बैटरी लगा दी, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ था उसको बोल दिया गया कैथोड, वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया गया उसको बोल दिया गया एनोड। स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखना, मैं आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से समझा रहा हूं जो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से इसको समझें, पूरा
ये हमारा फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक, तो ये हमारा एक डिस्चार्ज ट्यूब थी। है क्या करा इन्होंने जे थॉमसन ने, यहां पर एक लगा दिया वैक्यूम पंप। जैसा कि आप जानते हैं एक कांच की ट्यूब है, तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ एयर भी फिल हो रखी होगी, हवा भी इसके अंदर भरी हुई होगी। ठीक है, एयर भी ले सकते हैं या कोई गैस भी इसके अंदर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो दो कंडीशंस आपने यहां पर याद रखनी है जो जे थॉमसन ने की। क्या, एक तो वोल्टेज यहां पर लगाई 10,000 वोल्ट की, हाई वोल्टेज, कितने वोल्ट की, 10,000 वोल्ट यहां पर अप्लाई किया, प्लस गैस के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एयर है उसके प्रेशर को रिड्यूस कर दिया गया। देखो नॉर्मल जो प्रेशर होता है हम जानते हैं 1 एटमॉस्फेयर होता है। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो यहाँ पर वैक्यूम पंप हमने लगा दिया। वैक्यूम पंप क्या करता है, सारी हवा को खींच लेता है, तो वैक्यूम पंप ऑन कर दिया। अब धीरे धीरे एयर इसमें से निकलती चली जाएगी। अभी प्रेशर है कितना, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। थोड़े टाइम बाद ये रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 500 हो गया, और हम वैक्यूम पंप ऑन कर दिया। अब करते करते प्रेशर कितना हो गया, 200 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर कितना हो गया, 50 हो गया, करते 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 10 तक पहुंच गया, 10 से 1 पर ले आए, और फाइनली ये तब तक करते रहे इतना प्रेशर। यानी सोच के देखो 760 से ये प्रेशर कर दिया गया कितना, 0.01 मिलीमीटर ऑफ Hg तक। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है हम पढ़ रहे हैं जे थॉमसन के लिए, लेकिन एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट पहले किया था किसने, विलियम क्रुक्स ने। विलियम क्रुक्स ने अलग अलग गैसेस लेकर इस एक्सपेरिमेंट को किया था। वोल्टेज भी चेंज करी और उसने गैसेस भी इसके अंदर चेंज करी, तब जाकर वो कुछ रिजल्ट पे पहुंचा था। उसी के एक्सपेरिमेंट को और थोड़ा सा मॉडिफाई किया था जे थॉमसन ने। हम पढ़ते बस किसके बारे में है, जे थॉमसन के बारे में, ठीक है ना। अब दोनों चीजें कर दी आपने, 10,000 वोल्ट की बैटरी आपने अप्लाई कर दी और 0.01 मिलीमीटर ऑफ Hg का यहाँ पर प्रेशर लगा दिया। अब जब हमने ये किया ना, तो थोड़ी देर बाद हमने पता है क्या देखा, थोड़ी देर बाद हमने ये देखा कि कैथोड से कुछ रेज निकलकर आ रही हैं। अच्छा हमने एक चीज और करी थी, एनोड के पीछे यहां पर एक हमने स्क्रीन लगाई थी जिंक सल्फाइड की। किसकी स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की एक प्रॉपर्टी होती है, ये फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी शो करता है। मींस जैसे कोई कुछ टकराएगा इसके ऊपर एकदम से फ्लैश प्रोड्यूस होगा, एकदम से शाइनिंग प्रोड्यूस होगी। तो ये लगा रखा था हमने, जैसे 10,000 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई और इतना प्रेशर हमने रिड्यूस कर दिया, तो हमने ये देखा कि भाई एनोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हमने लगाई थी उस पर कुछ शाइनिंग प्रोड्यूस हो रही है, उस पर कुछ चमक आ रही है। अब चमक कैसे आ सकती है, तो ये इसका एक लॉजिक लगाया गया, इस पता लगाया गया कि कैथोड से कुछ रेज आ रही होंगी और वही रेज जब इस पर टकराती हैं तो उससे क्या होती है, शाइनिंग प्रोड्यूस होती है। क्योंकि ये रेज हमारी कहां से आ रही हैं, कैथोड से आ रही हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया गया क्या, कैथोड रेज। कैथोड से आने वाले रेज को हम क्या बोल देते हैं, कैथोड रेज कह देते हैं। ठीक, इन कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज थी। कैथोड रेज की क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज कैसे ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। कैसे पता चला, इसके बीच में कोई छोटा सा एक ऑब्जेक्ट लगा दिया गया, एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट लगा दिया, रेज इधर से आ रहे हैं तो इसकी शैडो यहां पर बन रही थी। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर शैडो अगर बनती है तो मींस जो उसके ऊपर से जो रेज गुजर रही है वो कैसी होंगी, स्ट्रेट लाइन में होंगी। लाइट भी हमारी ऐसे ही ट्रेवल करती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमें ये पता चली कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी, क्या किया गया, इन कैथोड रेज के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा फैन लगा दिया गया। फैन मतलब ये समझ लो छोटी सी हमने फॉइल लगा दी, एल्यूमिनियम फॉइल या और कोई भी हमने फॉइल लगा दी, ठीक है। वो जैसे यहाँ पर लगाई तो वो घूमने लग गया, मतलब हल्का सा उसके ऊपर क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि वो मूव करने लग गया। इससे ये बात हमें समझ में आती है कि जो कैथोड रेज है वो मटेरियल पार्टिकल के मिलकर बनी है। मींस वो कुछ ना कुछ उनका पार्टिकल नेचर होगा, तभी उस पार्टिकल ने क्या करा, इस फॉइल के ऊपर एक फोर्स लगाया। तो दूसरी बात हमको ये समझ में आई कि कैथोड रेज आर पार्टिकल इन नेचर। तीसरी बात, हमने क्या किया, यहां पर दो बड़ी बड़ी हमने प्लेट्स लगा दी इलेक्ट्रिक
फील्ड कह सकते हैं या इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स हमने लगा दी, इधर लगा दी हमने पॉजिटिवली चार्ज, इधर लगा दी नेगेटिवली चार्ज। तो हमने क्या देखा कि सारी के सारी जो कैथोड रेज हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही है इस तरफ। तो अगर ये सारी इस तरफ अगर मूव कर रही हैं, हम जानते हैं दुनिया का नियम है क्या कि पॉजिटिव की तरफ हमेशा कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव। तो अगर ये कैथोड रेज पॉजिटिव की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो जरूर ये कैसी होंगी, हमारी नेगेटिवली चार्ज होंगी। तो तीसरी बात हमें ये पता चल गई कि कैथोड रेज क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। अभी हमें पता चला कैथोड रेज क्या होती हैं, पार्टिकल नेचर की होती हैं, और अभी हमें पता चला कि कैथोड रेज क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती हैं। इन्हीं नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड रेज को या इन्हीं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जन्म हुआ। इस तरह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का जन्म। तो इलेक्ट्रॉन का जन्म किसकी वजह से हुआ, जे थॉमसन के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन जब पता चल गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अच्छा ये इसके पीछे लॉजिकली समझते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है। ये सब ऐसा बता देते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पता चल गया ऐसे, लेकिन एग्जैक्टली कैसे हुआ ये। कई लोग ये कहते हैं कि कैथोड में से, क्योंकि ये रेज आ रही हैं तो कैथोड में से ही इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। कैथोड क्या नेगेटिवली चार्ज है ना, तो इसी में से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। समझना जरा एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखो बहुत ध्यान से समझना भाई, ये हमारा दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये मान लो हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। हमने इनके बीच में हाई पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, मींस 10,000 वोल्ट हमने इसके बीच में लगा रखा है, ठीक है। और 0.01 मिलीमीटर का हमने क्या किया हुआ है, प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। तो उसकी वजह से अब देखो ना, बीच में गैस है, हमने गैस, भले ही हमने प्रेशर बहुत कम किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या है, फिर भी गैस फिल है। और अगर गैस है उसके अंदर तो क्या होंगे, गैस के पार्टिकल्स भी होंगे, मींस उसके अंदर क्या होंगे, एटम्स भी होंगे। यानी हर एक जो भी ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, कोई भी अगर गैस है तो उनके एटम्स तो उसके अंदर होंगे ही, है ना। तो जब इतनी हाई वोल्टेज आपने अप्लाई कर दी, प्रेशर आपने बहुत रिड्यूस कर दिया, तो वो जो गैस के जो एटम्स है ना, वो हाई वोल्टेज की वजह से वो टूट जाते हैं। गैस के जो एटम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जब वो टूटते हैं, उनके टूटने से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। क्या निकला उसमें से, इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, इधर तो कैथोड है पहले से, वो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव, यानी एनोड की तरफ जाएगा, तो ये इधर चला जाता है। ये एक एटम से टूटा है, ऐसे और हजारों एटम्स होंगे इसके अंदर, सब में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और सारे इधर मूव करना शुरू कर देंगे। कैथोड के पास जो भी होंगे गैस, वो भी क्या होगा, इधर मूव करने लग जाएंगे। क्योंकि हमें कैथोड से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि भाई कैथोड से ही पार्टिकल्स निकल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये पार्टिकल कैथोड से नहीं निकलते। जो बीच में जो गैस होती है वो डिसोसिएट होती है, वो टूट जाती है, एटम्स टूट जाते हैं, और उसी के टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। मैंने बताया एटम टूट जाते हैं, लेकिन डाल्टन ने क्या बात बोली थी कि एटम तो टूटता ही नहीं है, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो यहाँ पर क्या हुआ, जे थॉमसन ने डाल्टन को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। मींस डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो क्या हो गई, गलत हो गई। अब तक जो हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे थे वो क्या थी, गलत थी। एटम से भी छोटा एक पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन का जो जन्म हुआ, नामकरण हुआ उसका, सब बड़े खुश थे कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन का जन्म हो गया। सारे इधर उधर मिठाइयाँ बांट रहे थे, मेले लग रहे थे, है ना, कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको पता चल गया। जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला तो उसका चार्ज देखा गया। चार्ज याद रखना किसी भी पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चला, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस में, और मास इसका देखा गया इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 9.1 × 10⁻⁻81 किलोग्राम, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया तब तो सबने एक्सेप्ट किया, सब बड़े खुश हुए। लेकिन थोड़े टाइम बाद ही सबके दिमाग में एक बात आई, ध्यान से सुनना आपने, कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिवली चार्ज है, मींस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर एटम के अंदर है, तो एटम हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। एटम हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज भी होना चाहिए।
क्योंकि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। लेकिन मुझे एक बार बताओ, क्या ये एटम्स जो है इनके ऊपर हम हमेशा क्या नेगेटिव चार्ज लिखते हैं? नहीं। हमने तो ये याद करा भाई, सोडियम क्या होता है? Na होता है, ऑक्सीजन O होता है, कैल्शियम C होता है। मींस हमें ये बात पता है कि एटम तो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। जबकि जे थॉमसन ने क्या बताया कि एटम के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब सब बड़े दुविधा में हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, फिर कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए, कैसे इसको समझा जाए। तो इस प्रॉब्लम को दूर किया एक और साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था ई गोल्डस्टीन। क्या नाम था उनका? ई गोल्डस्टीन। उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को जो जे थॉमसन ने किया था, इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दोबारा किया। ई गोल्डस्टीन ने जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया। लेकिन अब दोबारा जब इन्होंने किया ना, तो सब कुछ सेम वैसा ही करा, बस दो चीजें इन्होंने चेंज कर दी। क्या करा इसमें? दो बदलाव करे इसमें। पहला बदलाव तो इन्होंने ये करा कि ये जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, अभी इन्होंने एनोड के पीछे लगाई थी। अब इस स्क्रीन को उन्होंने क्या कर दिया? कैथोड के पीछे भी लगा दिया। पहला बदलाव तो ये कर दिया। दूसरा बदलाव इन्होंने ये करा, अभी देखो पूरी एक कैथोड की प्लेट थी, अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पर ले लिया इसकी जगह परफोरेटेड कैथोड। क्या ले लिया इसकी जगह? परफोरेटेड कैथोड। अब ये परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या हो गया? परफोरेटेड कैथोड का मतलब ये समझ लो, एक मेटल की एक प्लेट है, लेकिन बीच में क्या हो रखे हैं? उसमें छेद हो रखे हैं, कई सारे छोटे-छोटे उसमें होल्स बने हैं, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर ले लिया और बस सब कुछ सेम किया। 10,000 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगाई, प्रेशर भी इसके अंदर इतना किया गया। जब प्रेशर रिड्यूस करते गए तो क्या हुआ? यहाँ से जो रेज आ रही थी वो इस स्क्रीन को क्या कर रही थी? शाइन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन अब की बार एक चीज और हुई। क्या हुई? कि ये जो शाइनिंग है अब की बार यहाँ पर भी, अब की बार जो शाइनिंग है ना, वो इस वाले जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर भी हुई, मींस कैथोड के पीछे भी हुई। अच्छा, हो तो पहले भी रही थी, लेकिन हमें पहले पता नहीं चल रहा था क्योंकि हमने यहाँ पर किसी ने भी स्क्रीन नहीं लगाई थी। अब जब इन्होंने लगाई तो पता चला कि भाई यहाँ पर भी शाइनिंग हो रही है। यहाँ शाइनिंग होने का मतलब क्या है? कि एनोड से कुछ रेज आ रही होंगी। कैथोड से तो जा ही रही है उधर रेज, लेकिन एनोड से भी कुछ रेज आ रही होंगी। क्योंकि रेज एनोड से आ रही है, इसलिए इनको नाम दे दिया गया एनोड रेज। क्या नाम दे दिया गया स्टूडेंट्स इनको? एनोड रेज। तो एनोड रेज यहाँ से इधर आ रही, शाइनिंग प्रोड्यूस हो रही। इनकी भी प्रॉपर्टीज को देखा गया। पहली प्रॉपर्टी ये पता चली कि एनोड रेज जो होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। एनोड रेज क्या होती हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। कैसे पता चला कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं? मुझे आप अभी कमेंट करके बताएं कि क्या तो एनोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, कैसे पता चला? दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम कोई छोटा सा फैन अगर हम रख दें तो क्या होता है? घूमने लग जाता है। इससे क्या बात पता चलती है हमको? कि एनोड रेज जो होती हैं वो पार्टिकल नेचर की होती हैं, ठीक है। तीसरी बात, हमने मेटल प्लेट्स यहाँ पर लगा दी तो देखा एनोड रेज जो होती है वो सारे नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। मींस दुनिया जानती है क्या कि एनोड रेज अगर नेगेटिव की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रही हैं तो खुद क्या होंगी? वो पॉजिटिवली चार्ज होंगी। तो हमें समझ में आया कि एनोड रेज मतलब एनोड से भी एक रेज आती है जो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और पार्टिकल नेचर होता है। तो इसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक नाम दिया गया प्रोटॉन, और इस तरह से प्रोटॉन का जन्म। तो यानी कि अभी हमने पहले देखा इलेक्ट्रॉन का जन्म और अब हमने देखा किसका? प्रोटॉन का जन्म। यानी कि एटम के अंदर एक और पार्टिकल था जिसको हमने क्या बोल दिया? प्रोटॉन बोल दिया। अब डाल्टन तो बेचारा खत्म ही हो गया। भाई डाल्टन ने पहले क्या बोला था कि एटम के अंदर तो एक भी पार्टिकल नहीं है, एटम तो सबसे छोटा है, एटम तो डिवाइड ही नहीं हो सकता। लेकिन उसको गलत कर दिया किसने? पहले जे थॉमसन ने। चलो मान ली भाई गलती, वो अभी तक समझे भी नहीं थे ठीक तरीके से। ई गोल्डस्टीन ने एक और एक्सपेरिमेंट करके बता दिया नहीं कि एटम के अंदर तो एक और पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। तो एटम की जो थ्योरी हमने पढ़ी थी वो तो बिल्कुल ही क्या हो गई? गलत साबित हो गई। एटम के अंदर हमारे दो पार्टिकल्स निकल गए, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? ई गोल्डस्टीन ने। अच्छा, प्रोटॉन का भी क्या होता है? चार्ज होता है और मास होता है। आप याद रखें इसका जो चार्ज है
वो सेम होता है, उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, बस इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव। और इसका अगर हम मास देखें तो ये आता है 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये इसका मास होता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि एटम के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जितना प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, इसकी वजह से एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जब सबको ये बात पता चली सब बड़े खुश हुए, चलो भैया हमारी समस्या जो है वो दूर हो गई, एटम का जो डाल्टन की थ्योरी है वो भी गलत हो गई साबित, इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया, प्रोटॉन भी पता चल गया, और हमें ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं नंबर में, इस वजह से क्या हो गया, ये एटम हमारा न्यूट्रल होता है। सब बड़े खुश थे, मिठाइयाँ बट रही थी गाँव में, है ना, सब मेले वेले लग रहे थे। लेकिन तभी एक और गड़बड़ हो गई। गड़बड़ एक और क्या हुई, एक साइंटिस्ट और आ गए जिनका नाम था जेम्स चैडविक या जे चैडविक। इन्होंने क्या करा, ये कुछ पार्टिकल्स के बीच में रिएक्शन करवा रहे थे। जैसे एक इन्होंने ले लिया बेरिलियम, देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास नंबर होता है 9। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4। याद रखेंगे हीलियम के न्यूक्लियस को या हीलियम को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा पार्टिकल कह देते हैं। अभी आप इतना याद रखें, हीलियम को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो उन्होंने क्या करा, बेरिलियम एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करी, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर फेंके, ठीक है। जब ऐसा किया तो उन्होंने पता है क्या देखा कि यहाँ पर कार्बन बन गया, क्या बन गया, कार्बन, ठीक है। लेकिन जब ये कार्बन बना ना तो थोड़ी सी गड़बड़ होने महसूस हुई। क्या गड़बड़ महसूस हुई, देखो यहाँ पर मास कितना है 9, यहाँ कितना है 4, 9 और 4 कितने होते हैं 13, और यहाँ पर कितना आ रहा है 12। हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ देखो मास डिस्ट्रॉय हो रहा है ना भाई, रिएक्टेंट साइड में 13 है, प्रोडक्ट साइड में कितना हो रहा है 12 हो रहा है, तो 1 यूनिट मास का यहाँ पर लॉस हो रहा है, जबकि वो होना नहीं चाहिए। तो बाद में जब इसको दोबारा से अच्छे से देखा गया तो पता चला कि भाई इसके साथ साथ एक और पार्टिकल भी निकलता है, और उसी पार्टिकल को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं उस पार्टिकल को, न्यूट्रॉन। तो भाई इस तरह से एक और पार्टिकल का जन्म हुआ जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन कहते हैं। यानी कि डाल्टन तो खत्म बिल्कुल, है ना। बेचारा डाल्टन ने कहा था भाई एटम ही सबसे छोटा है, मान लो मेरी बात, एटम तो छोटा कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर कर लिया, फिर प्रोटॉन भी डिस्कवर कर लिया, फिर न्यूट्रॉन भी डिस्कवर कर लिया, और पता चल गया कि एटम के अंदर क्या होता है, 3 पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एटम के अंदर मोर देन 35 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एटम। एक एटम में 35 से ज्यादा प्रकार के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 3 जो मेन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। इसके अलावा और भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पाई मीजोन हो गया, ठीक है, लेप्टॉन्स हो गया, मीजोन हो गया, लेप्टॉन मीजोन, मतलब कई तरह के और पार्टिकल्स होते हैं। क्वार्क्स भी एक आता है, ठीक है। आपने अभी उन सब के बारे में नहीं पढ़ा ना, बस आप अभी इतना ध्यान रखें, न्यूट्रॉन क्योंकि एक पार्टिकल है तो इसका भी एक चार्ज होता है, और वो होता है 0, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होता है, और इसका मास होता है सेम होता है प्रोटॉन के जितना, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। याद रखें, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन का आप जानते हैं, सॉरी प्रोटॉन का मास मैंने लिखा था वो भी इतना लिखा था, और न्यूट्रॉन का मास भी मैंने इतना लिखा, यानी कि दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर कोई फिर भी जबरदस्ती पूछे कि मतलब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से किसका मास ज्यादा होता है, तो आप बता देंगे कि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है। किसका मास ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन का। क्यों, अगर हम इसके आगे के नंबर्स अगर देखें तो 1.6745 कुछ आता है इसमें, ठीक है ना, ये न्यूट्रॉन हो गया, और जबकि प्रोटॉन का जो होता है वो होता है 1.6724 समथिंग कुछ होता है।
तो जबरदस्ती अगर कोई पूछेगा तो आपको बताना है न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है, प्रोटॉन का इतना होता है तो बहुत थोड़ा सा फर्क। कई बार लेकिन एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपने बिल्कुल याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जन्म देखा। हमने ये देखा कि इन तीनों का जन्म कैसे हुआ और वो किसने किया, किसकी वजह से वो हुआ। अब जब ये तीन पार्टिकल जब पता चल गया एटम के अंदर ये पार्टिकल्स होते हैं, सवाल अब ये आने लग गया कि एटम्स के अंदर ये पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ रहते हैं ये पार्टिकल्स। उसी को समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने मॉडल्स देने शुरू करे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट में जरूर मुझे लिखकर बताएं कि कैसी लगी वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।